नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सोलो सॉल्यूशन परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो गाइज, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम एलटी का जो प्रिपरेशन का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे और जल्दी ही हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो हम एलटी का प्रिपरेशन था उसको स्टार्ट करने वाले हैं। मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ अभी साइंस को, और साइंस से देखो, साइंस को भी कैटेगराइज किया गया है वहाँ पर। जैसे आपका जूलॉजी है, बॉटनी और केमिस्ट्री है, 3 उसमें कैटेगराइज किया गया। ऐसे ही मैथ्स और फिजिक्स का सिनेरियो भी है, ठीक है। तो इस पे भी एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे कि जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होते हैं उनको हम कैसे डील करें और कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो बीएड करने के बाद कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं, हम कैसे उनको आगे किस टाइप से उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनका भी हम एक लेआउट, एक सिनेरियो आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने बताया आपको जूलॉजी से रिलेटेड होने वाला है। और जूलॉजीज में जो हमारे पास एलटी का जो सिलेबस पड़ा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जूलॉजी का जो पहला टॉपिक है वो है एनिमल डाइवर्सिटी। और एनिमल डाइवर्सिटीज को वहाँ पर उन्होंने 2 टाइप से कैटेगराइज किया है। वो एक नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, 2 टाइप से वहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो जल्दी से अब हम वेबसाइट पे आ जाते हैं और वेबसाइट पे हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे पास यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिलेबस तो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा। सिलेबस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, सोलो सॉल्यूशन, वहाँ पे सर्च मारिए, आप हमारे चैनल पे डायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, वहाँ से आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो गाइज, जल्दी से टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पर सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो एलटी प्रिपरेशन का ये जो सीरीज है, मैंने बताया यहाँ पर हमने इसको 2 टाइप से यहाँ पर वेट अ मिनट, जो ये सीरीज है इसमें हमने सबसे पहले तो एनिमल डाइवर्सिटी, जैव विविधता, और इसको 2 टाइप से यहाँ पर कैटेगराइज किया है, अकशेरुकी और कशेरुकी, मतलब नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। मतलब इनके बारे में ही भी हम यहाँ पर ब्रीफ समझेंगे। तो गाइज, ये वाली जो वीडियो है, इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको नॉन कॉर्डेटा के बारे में बताने वाला हूँ। नॉन कॉर्डेटा के बारे में जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बताने वाला हूँ। मीन्स कि आप ये समझ लीजिए, ये जो वीडियो है ये आपका रिकॉल करवाने के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, कि आप रिकॉल करें चीज़ों को। हाँ यार, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, आपने जो एमएससी है वहाँ पे पढ़ा, ठीक है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से नॉन कॉर्डेटा है, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक थे, बस वही बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, ध्यान देना, अच्छे से इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नॉन कॉर्डेटा को हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, नॉन कॉर्डेटा, देखो पहले तो 3 टर्म से ये मिलकर बना है। एक है नॉन, एक है कॉर्ड और कॉर्ड डेटा, ठीक है। नॉन का मतलब होता है नहीं है जिसमें। कॉर्ड मतलब होता है रीढ़, ठीक है, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो जिस भी जीव में, जिस भी ऑर्गेनिज्म में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, बैकबोन नहीं होगा, वो हमारा होगा नॉन कॉर्डेटा। होपफुली समझ में आया होगा। नॉन कॉर्डेटा हम किसे बोल रहे हैं? जिसमें कि बैकबोन नहीं है, उसको हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेटा। अगर यहां पर पूछा जाए तो ये इसमें क्या है, इसमें आपको ध्यान दें, ये जो ये वाला पोर्शन है ये बैकबोन है। बैकबोन जिसमें होगा वो होगा कॉर्डेटा, और जिसमें नहीं होगा वो होगा नॉन कॉर्डेटा। बढ़ते अब बेसिक चीजें हैं, इनको इतना ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। जो बस इसमें नोट्स के थ्रू आप समझते हुए आगे बढ़ना, बस मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है। अच्छा, इसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे इसमें कृमि आ गए, स्पंज आ गए, प्रवाल आ गए, कीट आ गए, केकड़े आ गए, घोंगे आ गए, तारामीन या स्टारफिश वटेवर, ठीक है। ये जो सभी जो जीव है वो अकशेरुकी हैं, ठीक है, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं, वो अकशेरुकी। अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक किस किस प्रकार के हैं और क्या क्या इनका साइज की अगर हम बात करें तो किस साइज की रेंज में ये होते हैं? कौन? नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा की कौन कौन से साइज में पाए जाते हैं? तो गाइज, नॉन कॉर्डेटा प्रोटोजोआ से लेकर और स्क्विड तक इतने बड़े बड़े जीव होते हैं। मीन्स की कहने का मतलब ये है कि सूक्ष्म जीवों से लेकर और स्क्विड की लेंथ तक होते हैं। मतलब ये डिग्री एमस्ट्रॉन्ग या फिर बहुत छोटे छोटे जो कि हम माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे लेके, और स्क्विड की जिसकी लंबाई कुल होती है 16.5 मीटर, इतने बड़े जीव तक हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनका साइज छोटा भी हो सकता है और ये बड़े भी हो सकते हैं, नॉन कॉर्डेटा। शेप की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास नॉन कॉर्डेटा होते हैं इनका शेप अलग अलग टाइप से होता है। मतलब इनके शेप में, अब देखिए अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा कंटिन्यूअसली अपना
जो शेप है वो कंटिन्यूअसली चेंज करता है। अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से, क्या आप किसी भी टाइप से इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लीजिए तो वो अमीबा हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि अमीबा का कोई भी एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, हर टाइम वो अपना शेप चेंज करता रहता है। ठीक है, तो अमीबा का आकार तो आप समझ गए, निरंतर परिवर्तनशील होता है। स्पंज और जो हमारे पास कुछ सिलिंड्रेट्स होते हैं, वेट अ मिनट, हाँ सॉरी, स्पंज और कुछ हमारे पास जो सिलिंड्रेट्स होते हैं, कुछ सिलिंड्रेट होते हैं वो किसी सरफेस पे चिपके हुए होते हैं, मतलब कुछ इस टाइप से वो हमारे पास होते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। कुछ इस टाइप से होते हैं ये हमारे पास क्या स्पंज होते हैं, ठीक है, और ये किसी भी एक जगह से चिपके हुए होते हैं, ठीक है, ये स्पंज होते हैं। तो ये स्थानबद्ध होते हैं, मतलब ये एक जगह पे रहते हैं। ये आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आप देखिए चपटे जो कृमि होते हैं या जो एनिलिडा, इकाइनोडर्मेट्स, ये अलग अलग शेप में होते हैं। मतलब अब देखो चपटे कृमि हमारे पास कुछ इस शेप में हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि जो नॉन कॉर्डेटा का जो शेप है वो अलग अलग होता है। देखिए दो चीजें यहाँ से, अब देखो स्टार फिश हमारे पास कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है, तो शेप अलग अलग है। कहने का तात्पर्य ये कि इसका साइज अलग अलग होता है, शेप भी अलग अलग होता है, ठीक है। नॉन कॉर्डेटा अपने आप में एक फाइलम है, ठीक है। समिति की अगर हम बात करें, सिमेट्री इनमें कौन कौन सी पाई जाती है, तो सिमेट्री अनेक, इनमें तीनों सिमेट्रियां पाई जाती है, आई थिंक सो, क्योंकि अमीबा और जो पोरिफेरा हैं वो असीमित हैं, ठीक है। असीमित का मतलब क्या हुआ? असीमित मतलब किसी भी चीज को, मतलब कोई भी हमारे पास शेप था, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास अमीबा है, अमीबा का शेप कुछ इस टाइप से है। अगर सम्मिति का मतलब क्या होता है, पहले तो आप इस टर्म्स को समझो। सम्मिति का मतलब होता है समान, एक सेकेंड, सम्मिति का मतलब होता है समान, समान मतलब एक जैसा, ठीक है, एज इट, एक जैसा जो होता है उसको हम सम्मिति बोलते हैं। अगर देखो मैं आपको बोलूं कि भाई ये बॉक्स है, क्या इसको समिति में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं बीचों बीच एक लाइन खींच दूं, बीचों बीच इसको काट दूं, तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर होगा या समान होगा, तो इसको ही हम समिति बोलते हैं, उसके समान, ठीक है। तो जो आपको यहां से अब क्लियर हो रहा होगा, जो हमारे पास अमीबा और पोरिफेरा हैं वो असीमित है। असीमित इसलिए है क्योंकि देखो अमीबा कंटिन्यूअसली अपना शेप चेंज कर रहा है, कंटिन्यूअसली जब अपना शेप चेंज कर रहा है, तो अगर उसको, उसके शरीर को किसी भी एंगल से अगर उसके शरीर पर लाइनिंग की जाए और देखा जाए कि ये वाला एक शेप दूसरे के बराबर है, तो वो नहीं होगा, वो मिसमैच हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कि अधिकांश जो प्रोटोजोआ है होते हैं वो द्विपार्श्व होते हैं या अरीय समिति के होते हैं। अब द्विपार्श्व मतलब, द्विपार्श्व यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने एक बॉक्स लिया था, इसको बीचों बीच काटा था, तो ये वाला पोर्शन अगर इसके बराबर है तो इसको बोलेंगे हम द्विपार्श्व, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर अगर मैंने एक सर्कल लिया और इसको अगर ऐसे बहुत से पीसेस में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, तो इसका एवरी जो पीस होगा, अब ये अच्छे से यहाँ पर क्रॉप नहीं हो, लेकिन हर एक जो पीस होगा वो क्या होगा, वो दूसरे पीस के बराबर होगा, तो उसको हम बोलेंगे अरीय समिति। तो ये तीनों समितियां आपकी क्लियर हो गई होंगी। असमिति जिस भी जीव को हम किसी भी भाग में डिवाइड न कर सकें, विभाजित न कर सकें, वो होता है हमारा असमिति। किसी भी जीव को अगर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है तो उसको हम बोलते हैं द्विपार्श्व समिति, और किसी भी जीव को अगर दो या दो से अधिक भागों में हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अरीय समिति। तो गाइस यहाँ पर होपफुली आपको ये तीनों टर्म्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। अब इसको नोट्स के थ्रू हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो पोरिफेरा होते हैं और सिलिंड्रेटा होते हैं ये अरीय समिति के होते हैं। अरीय समिति मतलब रेडियल सिमेट्री कहलाते हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, एनिलिडा होते हैं और ऑर्थोपोडा होते हैं। ये जो सारे जीव होते हैं ये होते हैं हमारे पास द्विपार्श्व समिति के। अच्छा देखो जो ऑर्थोपोडा होते हैं ना, तीन जोड़ी जिनकी टांगे होती है ना, तो अगर सपोज दैट इस टाइप से 1 2 3 ये ऑर्थोपोडा, इसको बीचों बीच डिवाइड करेंगे द्विपार्श्व समिति। ये वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा। तो इनको समझ, मतलब इसमें समितियां, तीनों प्रकार की समितियां पाई जा रही है, किसमें? नॉन कॉर्डेटा में। इतना क्लियर हो रहा होगा आपका गाइस, ठीक है। अच्छा चलो बढ़ते आगे, वेट अ मिनट, बढ़ते आगे। अब इनका संगठन स्तर क्या होता है कि इनका लाइफ जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें किस किस टाइप के यहाँ पर संगठन होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला बोल रहा है कि जो सरलतम संरचना प्रोटोजोआ में जीव स्तर का संगठन होता है, ठीक है, जीव स्तर का संगठन होता है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल हम किसे बोलते हैं? देखिए गाइस, अच्छा आपको ये पता है कि हमारी जो सेल होती है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है,
सिमिलरली जिस भी सेल में या जिस भी जीव में न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है तो ये दोनों मिलकर ही बनाते हैं इस प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है। तो मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म उस जीव में होगा ही होगा, इसलिए उसको बोला है कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का इनका संगठन होता है बॉडी का। पहला टर्म क्लियर हो गया होगा। दूसरा बोल रहा है कि जो स्पंज होते हैं इसमें कोशिकीय स्तर का संरचनात्मक संगठन होता है, क्योंकि स्पंज की सभी कोशिकाओं में सभी जैव क्रियाएं स्वतंत्र रूप से होती हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पास स्पंज होता है, अभी हमने देखा स्पंज क्या था, कुछ इस टाइप से स्पंज होते हैं जो कि एक स्थानबद्ध होते हैं। इनमें बोल रहे हैं कि जो सेलुलर ग्रेड का स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेलुलर ग्रेड इनमें पाया जाता है। सेलुलर ग्रेड का क्या मतलब कि सेल पाई जाती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं और ये सेल्स जो होती हैं ये एक जैसी होती है, ठीक है। और जब एक जैसी होती हैं तो इनमें जो क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से होती है। हर एक सेल में अपनी एक बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होगी वो अपनी एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आया होगा आपके। सिलिंड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो सिलिंड्रेट्स में क्या होती हैं, टिश्यू ग्रेड का सेल पाया जाता है, सेल टिश्यू ग्रेड पाया जाता है। सेल टिश्यू ग्रेड का क्या मतलब हुआ, मतलब कोशिका ऊतक स्तर का क्या मतलब हुआ, कोशिका ऊतक स्तर का मतलब हुआ कि जो वहां पर जो जीव है उन जीवों की जो कोशिकाएं हैं वो ग्रुप में काम कर रही हैं। मतलब अच्छा एक मिनट यहाँ पर समझना, दोनों टर्म्स को समझना। यहाँ पर एक था सेलुलर ग्रेड और एक था सेल टिश्यू ग्रेड, ठीक है। सेलुलर ग्रेड में क्या था, सेलुलर ग्रेड में था कि जो हर एक सेल होती हैं, जो हर एक सेल होगी उनका हर एक सेल हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब हर एक सेल में रिएक्शन चल रही होंगी। लेकिन जो हमारे पास टिश्यू होगा, टिश्यू सेल्स होंगी, टिश्यू का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल, बस इसको समझिए, अ ग्रुप ऑफ सेल। मतलब कि यहाँ पर कुछ सेलों का ग्रुप एक स्पेशल काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आप समझ पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर अगर सपोज दैट ये दो ऊतक मैंने यहाँ पर ले लिए, दो ऊतक हैं और सपोज दैट ये वाला जो ऊतक है इसमें जो सेल्स हैं ये ब्लड को बना रही हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और जो ये वाली सेल्स हैं, ये वाली सेल प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है, माना सपोज आप ये मान के चलिए प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है। लेकिन इस कंडीशन में ये था कि इस कंडीशन में जो सेलुलर ग्रेड में था ये यहाँ पर ब्लड का, अगर एक सेल ब्लड का निर्माण कर रही है तो दूसरी सेल वहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल करती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टिश्यू ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है और एक टिश्यू यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। देखिए गाइस, मुझे लगता है यहाँ पर ये टर्म्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे आप दोबारा वीडियो को रिवाइज कीजिए, आपको देखिए समझ में, आई होप आपको आ जाएगा, ठीक है। चपटे जो सॉरी यहाँ पर कृमि हो जाएगा, थोड़ा अपोलोजाइज माय मिस्टेक्स, इनको सही करेंगे हम। जो चपटे कृमि होते हैं ये जंतुओं में, अब ऊतक को अंग कोटि होता है, मतलब टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। अब देखो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इस वाले केस में सेल अलग अलग फंक्शन कर रहा था, यहाँ पर टिश्यू अलग अलग फंक्शन कर रहा था। अब यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा ऑर्गन जो होता है, ऑर्गन में जितनी भी सेल्स होंगी या जितने भी टिश्यूज होंगे वो सब के सब कार्य करते हैं। तो जो चपटे कृमि होते हैं इनमें टिश्यू ऑर्गन ग्रेड पाया जाता है, मतलब एक पूरा अंग जो होता है एक काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो बाकी बच जाते हैं, बाकी जो शेष जो हमारे पास अकशेरुकी जो जंतु होते हैं उनमें अंगतंत्र जो होता है उनका संगठन मिलता है, अंगतंत्र टाइप का संगठन मतलब पूरा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड उनमें मिलता है। होपफुली यहाँ पर तीनों सभी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। मतलब आप इसको ऐसे भी समझिए कि जो इस मतलब आप ऐसे समझिए कि जो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होगा इसमें कंप्लीट डिफाइन ग्रेड होगा कि हेड है, लेग है ना, इस टाइप से ये चीजें चलेंगी। अच्छा आगे देखते हैं हम इसमें खंडी भवन, ठीक है। सेगमेंटेशन किस टाइप से इनमें होता है, सेगमेंटेशन, ठीक है। तो सेगमेंटेशन यहाँ पर जो ऑर्थोपोडा होता है, ऑर्थोपोडा और एनिलिडा, ठीक है। ऑर्थोपोडा और एनिलिडा जो होता है इनमें इनके शरीर जो होते हैं उनमें बहुत सारे खंड होते हैं। मतलब आपने देखा होगा या आपको याद होगा, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, नेरिश को पढ़ा होगा, ठीक है, नेरिश को पढ़ा होगा। इस टाइप से ये कुछ इस टाइप से होता है और इनका जो पूरा का पूरा शरीर होता है ये खंडों से विभाजित होता है। या आपने केंचुए को देखा होगा, वर्म को देखा होगा, उसका पूरे शरीर में क्या होते हैं, खंड खंड होते हैं, मतलब एक सेगमेंट होते हैं। तो इन सेगमेंट को हम इनको ऑर्थोपोडा और जो हमारे पास एनेलिडा है इनका शरीर क्या खंडों में विभाजित होता है।
जो हमारे पास चपटे कृमि हो जाते हैं या इनके शरीर में कूट खंडी भवन होता है। कूट खंडी भवन का मतलब, कूट का मतलब आप समझिए, कूट का मतलब पाद समझ लीजिए आप, पाद मतलब पांव, ठीक है। आप उसके फुट समझ लीजिए किसको, कूट का मतलब। देखिए जो केंचुआ था, केंचुए का शरीर खंडी भवन था, लेकिन जो उसका शरीर जो खंड है, गाइस माना ये केंचुआ है और ये इसके शरीर में ये खंड है। तो ये जो खंड होते हैं, ये खंड क्या काम करेंगे, ये खंड इसको लोकोमोशन में काम करेंगे, मतलब ये खंड इसको गति करवाने के लिए काम करेंगे, बस इसको ध्यान में रखिए। तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं सीडो सेगमेंटेशन, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सीडो सेगमेंटेशन या खंडी भवन। मतलब अब ये खंड यहाँ पर सिकुड़ेंगे, ठीक है, और फिर आगे की तरफ ये आगे मूवमेंट करेगा, फिर फैलेंगे सिकुड़ेंगे, फैलेंगे सिकुड़ेंगे, बस ये प्रोसेस चलती रहती है। और ये जो ये खंडी भवन वाले जो जीव होते हैं आसानी से मूव करते रहते हैं, क्योंकि आपने भी देखा है कि केंचुए में पाँव नहीं होते, तो किसके थ्रू वो मूवमेंट करता है, तो ये यही जो हमारे पास कूट खंडी भवन होता है या जो सीडो सेगमेंटेशन होता है, इन्हीं के थ्रू यहाँ पर मूव करता है। गाइज होपफुली यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप उसको कमेंट में छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि नेक्स्ट वीडियो में अगर आपका कोई क्वेरी है या कोई चीज़ मेरे से बाय मिस्टेक अगर मैंने गलत बता दी है, वो चीज़ भी आप वहाँ पर लिखें, हम उसको अगली वाली वीडियो में करेक्शन ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब हम इसका लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें चलन अंग कौन कौन से होते हैं और किस किस टाइप से यहाँ पर चलन अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्पंज जो होते हैं, स्पंज और प्रवाल जो होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्थानबद्ध का मतलब एक ही जगह पर वो रहते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ जो होते हैं इनमें मूवमेंट करने के लिए आपको पता है सीलोपोडिया पाया जाता है, ठीक है, कसाब होता है और सीलिया होता है और संकुचन मायोनीमी होता है, ठीक है। तो मतलब प्रोटोजोआ में मूवमेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, याद रखेंगे, सीलोपोडा, फ्लैजेला, सीलिया और मायोनीमी, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। अच्छा, प्रोटोजोआ क्या करते हैं? प्रोटोजोआ सॉरी प्रोटोजोआ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सीलोपोडा के थ्रू यहाँ पर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास यूग्लिना होता है उसमें ये फ्लैजेला होता है, ठीक है। पक्षाभ जो होता है ये हमारे पास पैरामीशियम में होता है। और जो और भी हमारे पास जो प्रोटोजोआ मायोनीमी, उसके थ्रू यहाँ पर मायोनीमी के थ्रू भी मूवमेंट करते हैं। अच्छा, मायोनीमी का क्या मतलब? मायोनीमी का मतलब मूवमेंट, रेंगने वाला, रेंगने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। तो जो बॉडी हमारा सेगमेंटेशन हुआ था वो रेंगने में ही तो हेल्प कर रहा है, तो वही चीज़ हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है? मायोनीमी है। सिलिंट्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये भी स्थानबद्ध होते हैं और बाकी जो सिलिंट्रेट्स होते हैं ये स्पर्शकों द्वारा गति करते हैं। स्पर्शकों मतलब जो टच करके हम यहाँ पर मूवमेंट करते हैं। ऐसे अगर हम देखते हैं कि एनिलिडा की हम जब बात करते हैं तो एनिलिडा में हमारे पास पैरापोडिया होता है, मतलब पार्श्वपाद होते हैं और उन पे जो शूक लगे होते हैं, स्कैटी लगे होते हैं, ये इनके चलन अंग का काम करते हैं। तो अगर जोंक की हम बात करते हैं तो जोंक का जो चूसक आधार होता है, चूसक आधार मतलब जहां से वो सकिंग का काम करता है, सकर्स जो उसके होते हैं उसके आधार से चिपकने और चलने में मदद करता है, मतलब जो उसका बेस होता है। अगर आपने जोंक का स्ट्रक्चर अगर आपको याद आ रहा होगा, कुछ इस टाइप से होता था, इसके मुख पर ऐसे चूसक लगे होता था, इसी चूसक के थ्रू वो किसी भी बॉडी के सरफेस पे चिपकता था, ठीक है, और उससे ब्लड को एब्जॉर्ब करता था, पहला कार्य। दूसरा क्या करता है, यही जो चूसक होता है ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अगला देखेंगे हम जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, इन आर्थ्रोपोडा जंतुओं में जो जॉइंट लेग्स होते हैं, जॉइंट लेग का चलन होता है, मतलब जॉइंटेड लेग का मतलब क्या होता है कि यार अभी देखा ना, 3 जोड़ी उनमें क्या थी, 3 जोड़ी पाद पाए जाते हैं ऑर्थोपोडा में, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा और इनमें 3 जोड़ी पाँव, बस ये हमारे पास ऑर्थोपोडा वाले जीव होते हैं, क्योंकि कीट कूट कुछ भी, ठीक है। जॉइंट लेग पाए जाते हैं तो यही बोल रहा है जॉइंट लेग, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी, ठीक है। और इकाइनोडर्मेट्स जो होता है इनमें ट्यूब फीट पाए जाते हैं, नाल पादों से युक्त भुजाओं की मदद से समुद्र के तल पर चलन करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आज के लिए इतना ही। जनरल इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर आपको देता रहूँगा इसका, ठीक है। और अगली वाली वीडियो में हम इसका और भी चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जा रही हैं।
थैंक्स फॉर गाइज वॉचिंग दिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।